प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल रवि कुमार अनु में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के 5वें पाठ मेरा बचपन पाठ को देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक आत्मकथा मेरा बचपन है। बच्चों, आत्मकथा किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं कि आत्मकथा को कहते हैं अपनी जीवन चरित्र को खुद ही लिखने के क्रम को हम क्या कहते हैं? ಆತ್ಮಕಥಾ कहते हैं ए ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಧಾಯ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು। ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ जीवन चरित्रे मेरा बचपन पाठ है। तो पहले हम पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ का आशय को देखेंगे। इस पाठ का आशय इस प्रकार है। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। बच्चों, 10वीं कक्षा के बच्चों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी का संक्षिप्त जीवन यानी मेरा बचपन पाठ पढ़ने के बाद कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। छात्रों के मन में सादगी की भावना आ सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की भावना आ सकते हैं, मिलजुल कर रहने की भावना उत्पन्न हो सकती हैं और उसके साथ साथ किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि प्रेरणा बच्चों को मिलती है। तो बच्चों, हम पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देखेंगे। लेखक परिचय। पूर्ण नाम अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और जन्म काल 15/10/1931। जन्मस्थल है तमिलनाडु के रामेश्वरम और राष्ट्रपति के स्थान पर इन्होंने 15/7/2002 से लेकर 24/7/2007 तक थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 आदि, और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो हम चलते हैं पाठ की ओर से। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन चरित्र को यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उन्होंने कहते हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। बच्चों, यहाँ पर कलाम जी ने कह रहे कि जन्म स्थान के बारे में कहते हैं और उसके साथ साथ अपने माता पिता के बारे में भी यहाँ पर कुछ विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो जन्म स्थल के बारे में कहते हैं, अब तमिलनाडु में आने वाले रामेश्वरम में एक कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है जैनुलाब्दीन और माता का नाम है आशी अम्मा। और पिता के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि पिताजी ने कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे बहुत धनी व्यक्ति भी थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की भावना थी। और माँ के बारे में कहते हैं, माँ उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮೇಶ್ವರಮದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗ್ತಾರೆ। ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಆಶಿಯಮ್ಮ। ತಂದೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉದಾರತೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ। मैं कई बच्चों में से एक था
लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी खदकाठी का साधारण सा बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक ऐसे आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरे बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। बच्चों, यहाँ पर कलाम जी ने कह रहे कि एक अपनी पुश्तैनी घर के बारे में कहते हैं और घर पक्का थे और चूने पत्थर व ईंट से बना हुआ एक बड़ा और पक्का घर थे। और अपने पिता के बारे में कहते हैं, पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक और आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, लेकिन घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से मिलते थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಪುಸ್ತೇನಿ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ತೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೇಕಿನ್ घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से. अंत में ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ कहते हैं, ಕೊನೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾದೇಪಣದಿಂದ ಕಳೀತು. ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು कहते हैं, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाया करता था. वे मेरे सामने केले के पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी. तो बच्चों, यहाँ पर और कुछ विचार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने आपके साथ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं. मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में बैठकर खाना खाया करता था और कहते हैं, मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी. ಮಕ್ಕಳೇ, ತನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೇಲೆ ಕಾ ಪತ್ತಾ ಬಿಚಾತಿ और फिर उस पर स्वादिष्ट सांभर और चावल देती थी और घर से बने हुए अचार और नारियल की चटनी भी होती थी. ತಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಊಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಬಾರು, ರೈಸು, ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಯಲ್ ಕಿ ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದರೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और अब्दुल कलाम जी ने कुछ विचार यहाँ पर कहते हैं,
प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो यहाँ पर और कुछ विचार यहाँ पर कहते हैं रामेश्वरम के बारे में। यहाँ पर विचार व्यक्त की गई है। प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया था। और कहते हैं शिव मंदिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रहते थे वहाँ पर मुस्लिम बहुल थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे और अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज पढ़ने के लिए पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। बच्चों यहाँ पर चित्रपट भी आप देख सकते हैं, एक शिव मंदिर और एक मस्जिद। तो यहाँ पर शिव मंदिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर से 10 मिनट का एक पैदल रास्ता थे। और कहते हैं इस इलाके में हम रहते थे वहाँ पर मुस्लिम लोग बहुल थे, लेकिन कुछ हिंदू परिवार भी वहाँ पर थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿವಮಂದಿರದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ. ಆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅದೇನು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. और कुछ विचार यहाँ पर कहते हैं कि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, कुछ हिंदू परिवार भी थे. ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ रहते थे. और वहाँ पर एक बहुत पुरानी मस्जिद भी थी. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ मस्जिद ಕೂಡ ಇತ್ತು. जहाँ शाम के समय नमाज पढ़ने के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. ಆ ಮಸ್ಜಿದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कहते हैं. और रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे. अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है. दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते. जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा. वे कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. तो बच्चों यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर के पुजारी और अपने पिताजी के बारे में कुछ विचार यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने व्यक्त की है. तो रामेश्वरम के सबसे बड़े पुजारी का नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और पिताजी अभिन्न मित्र थे. दोनों आपस में आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे. जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में एक प्रश्न पूछा. उस समय पिताजी ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं. उस समय दौलत, आयु, जाति, धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. ಮಕ್ಕಳೇ, ಉಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.